विभाजन और विस्थापन की समस्या, उसके कारण और उसके परिणाम, इसको जानने के बाद हमने अध्ययन किया राजवाड़ों के विलय के विषय पर कि ये जो राजवाड़े थे, ब्रिटिश भारत के जो हिस्से थे, उसमें राजवाड़ों का विलय कैसे हुआ, भारत में वे कैसे समाहित किए गए, समस्या का निराकरण कैसे हुआ और सरदार पटेल ने कैसे, किस प्रकार, क्या कदमों के तहत उन्होंने सुनिश्चित किया कि अधिकतम राज्य शांतिपूर्वक भारत में सम्मिलित हो जाए, स्वतंत्र भारत में। और हमने 3 राज्यों जिन्होंने कुछ दूसरा रुख अख्तियार किया था, उनके बारे में भी अध्ययन किया, जिसमें जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य था। अब हम आते हैं अगली समस्या की ओर। राज्यों का विलय तो हो गया, 565 रियासतों का विलय तो हो गया और 565 के आसपास की रियासतें भारत में शामिल हो गई। अब क्या ये रियासतें वैसी ही रहेंगी, छोटे छोटे क्षेत्र के रूप में, या इनका एक किसी तरीके से इनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा? और यदि पुनर्निर्धारण होता है और रियासतों को मिलाकर कुछ अलग अलग क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिसे बाद में राज्य कहा गया, तो उस सीमा के निर्धारण का आधार क्या होगा? किस आधार पे कौन से क्षेत्र किस राज्य में जाएंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। खासकर भारत में जो सांस्कृतिक बहुल, भाषाई बहुल, धर्म बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर ये सुनिश्चित करना कि समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी संस्कृति के लोग, सभी धर्म जाति के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें, चाहे वो किसी भी राज्य में मिलाए जाएं, या जिस राज्य में मिलाए जाएं वहाँ वे अपने को सुरक्षित महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें। तो अगली समस्या और उसके निराकरण की ओर बढ़ते हैं, वो है देशी रियासतों की प्रजातंत्रीय व्यवस्था। ये जो देशी रियासतें थीं, इनके रूप को बदलना एक बहुत बड़ा काम था। यहाँ के निवासी राजा, नरेश, जमींदार इसके तहत, इसकी छत्र छाया में रहने के आदी हो चुके थे। उन्हें बस यही मालूम था कि उनकी सरकार उनका मुखिया है, चाहे वो राजा हो, नरेश हो, मालगुजार हो, ज़मींदार हो, आदि आदि, और मुखिया ही सर्वे सर्वा है उनके लिए। इस आदत में वे लोग कई 100 वर्षों से गुजर चुके थे और ढल चुके थे। अब स्वतंत्र भारत में राजाओं, नरेशों का अस्तित्व तो रहा नहीं, कम से कम उस रूप में नहीं रहा जिसमें उनको हम किसी एक क्षेत्र का राजा माने। तो बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था में जनता को नई व्यवस्था में ढालना, ये एक बहुत अहम समस्या थी, क्योंकि नई व्यवस्था लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। प्रजातंत्र से जुड़े हुए अधिकार, कर्तव्य, प्रजातंत्र से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें जैसे मतदान, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा आदि आदि, ये सब बातें ऐसी थीं जिसको लेकर हमारे राष्ट्र निर्माण में लगे हुए तत्कालीन नेता चिंतित थे। भारतीय नरेशों के राज्यों का भारत में सम्मिलित होना एक बहुत बड़ी समस्या थी, पर यह समस्या तो निपटा ली गई। देशी रियासतों में प्रजातांत्रिक शासन को स्थापित करना और शासन तंत्र को भारतीय संघ में अंगीभूत करना, प्रजातांत्रिक शासन तंत्र को भारतीय संघ में मिलाना, साथ ही जो शासन तंत्र है उसे इस नई व्यवस्था के प्रति निष्ठावान बनाना, ये बहुत बड़ी समस्या थी। मैं किसी के आदेश का
पालन करने की मेरी विवशता है, क्योंकि मैं किसी के मातहत हूँ। लेकिन विवशता के अतिरिक्त यदि मैं निष्ठावान हूँ अपने अधिकारी के प्रति, अपने नेता के प्रति, तो काफ़ी कुछ समस्या हल हो जाती है। तो यहाँ जनता को निष्ठावान बनाना, शासन को निष्ठावान बनाना इस नई प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारतीय संघ में सम्मिलित होने के बाद सरदार पटेल इन राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहे थे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो विभिन्न शर्तों के तहत उन्होंने इन रियासतों को भारत में शामिल किया, उसमें एक शर्त ये भी थी कि वह भारतीय शासन व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को पूर्ण रूपेण यथावत स्वीकार करेंगे। जब तक ब्रिटिश शासन रहा, इन देशी रियासतों को केंद्रीय सरकार के प्रति निष्ठा के बदले अपनी रियासत में निरंकुश शासन करने का अधिकार था और उनको पूरा सहयोग था। मैं फिर से दोहराऊं, जब तक भारत के रियासत ब्रिटिश शासन के मातहत रहे, अर्थात 1947 के पहले, इन रियासतों को केंद्रीय सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार, जिसमें वाइस रॉय मुखिया होता था, उसके प्रति निष्ठावान रहना होता था और उसके बदले ब्रिटिश सरकार इन रियासतों के राजाओं को अपने क्षेत्र में निरंकुश शासन करने का अधिकार देती थी, उनको सहयोग करती थी, उनके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देती थी। परंतु अब तो भारत स्वतंत्र हो चला था, स्थितियां बदल गई थीं। राष्ट्रीय आंदोलन का एक जो मुख्य मुद्दा था वह था लोकतंत्र, स्वतंत्रता के साथ ही लोकतंत्र। स्वतंत्र भारत में तो निरंकुशता की बात ही नहीं थी। सरदार पटेल ने देशी रियासतों के शासकों को यह बार बार समझाया और चेतावनी भी दी कि बदली परिस्थिति में राजसत्ता का उपयोग जन कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए और उसके लिए ही किया जाएगा। बदलती परिस्थिति में अब राजसत्ता का उपयोग, जो भी राजसत्ता में है, उसका उद्देश्य रहेगा जन कल्याण और कुछ नहीं। निरंकुश शासन अब किसी तरह बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ में सरदार पटेल ने यह भी कहा कि भारत की जो स्वतंत्रता मिली है, भारत, उसके पीछे जो लंबा राष्ट्रीय आंदोलन चला, लंबे राष्ट्रीय आंदोलन का दौर, उसके पीछे जन आंदोलन हुआ। उसकी सफलता का कारण ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन की अपेक्षा राजसत्ता से यही है कि उन्हें अब एक तरीके से स्वतंत्र उन्मुक्त शासन व्यवस्था दी जाए। भारत सरकार की ओर से कई बार तो इन राजाओं को चेतावनी भी दी गई कि यदि आप लोगों ने किसी तरह से अशांति फैलाने का, किसी तरह से असफलता फैलाने का, अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया, किसी तरीके से निरंकुशता को लादने का प्रयास किया, तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। क्योंकि बार बार राजा जो अब अपने इन अधिकारों से वंचित हो चुके थे, जिसका वो आनंद कई पीढ़ियों से ले रहे थे, उन्हें बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था बिना इन अधिकारों के। तो जब तक वो कोशिश करते थे कि अपने अस्तित्व को अपने वर्चस्वता के साथ बनाएं, वे अभी भी कोशिश करते थे कि वहाँ की जनता जनार्दन अपने सारे सुझावों के लिए, विचारों के लिए, अपेक्षाओं के लिए शासक या राजाओं की ओर मुखातिब हो। सरदार पटेल ने ऐसे रियासत के देशों को आश्वासन भी दिया कि आपका व्यक्तिगत जो संपत्ति है, आपकी जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, वे सुरक्षित रहेंगे। ये भी उस समझौते में था जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति उनकी यथावत बनी रहेगी और उनके अधिकार भी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में
जायज़ हैं वे भी बने रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी आश्वासन ने शायद स्थिति को बदलने में मदद की। कौन सी स्थिति को? निरंकुशता को धीरे धीरे कमज़ोर करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजतांत्रिक व्यवस्था, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जो जन कल्याण के लिए हो, ऐसी व्यवस्था को बदलने में सरदार पटेल की भूमिका अहम थी। जब उन्होंने इस बात को बार बार राजाओं को समझाने की कोशिश की, आश्वासन दिया कि हम आपके व्यक्तिगत संपत्ति को, अधिकारों को हम सुरक्षित रखेंगे, इसी आश्वासन ने स्थिति को बदला है। और इसी आश्वासन ने विलय की प्रक्रिया को सरल भी किया उस हद तक। अधिकतर राजा सरदार पटेल के इन सुझावों को स्वीकार करते हुए अपने राज्यों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ढालने में सहयोग किए, लागू करने में सहयोग किए, और जो शासन के द्वारा जो सुधार कार्यक्रम, शासन के द्वारा जो शासन व्यवस्था के परिवर्तन के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, उसमें उन्होंने पूरा सहयोग किया। और इसी का परिणाम था कि देशी रियासतों के इस बदलाव को, देशी रियासतों के विचारों में इस परिवर्तन को, निरंकुशता से प्रजातांत्रिक व्यवस्था, निरंकुशता से जन कल्याण की सोच का लक्ष्य, ये जो परिवर्तन है, इसे एक तरीके से हम रक्तहीन क्रांति कह सकते हैं। क्रांति, सामान्यतः क्रांति का संदर्भ, क्रांति के मामले में खून खराबे की बात दिमाग में आती है, लेकिन ये क्रांति तो थी, क्रांतिकारी परिवर्तन तो था, लेकिन ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन जो रक्तहीन था, जिसमें किसी भी तरह का खून खराबा नहीं हुआ, और 500 साढ़े 500 राजा और नरेश बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना हथियार उठाए, बिना सेना की मदद के निरंकुशता से हटकर अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर मुड़ चले और शासन को सहयोग दिया, जनता को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ढालने में। इस प्रयास से ही जो देशी रियासतें थीं, वो आने वाले समय में जो देश की जो मुख्य धारा है, राष्ट्र की जो मुख्य राजनीतिक धारा थी, उसमें जुड़ गई। सरदार पटेल अपने इस विलय के प्रयास से देशी रियासतों का एकीकरण तो चाहते ही थे, राजनीतिक एकीकरण में सफल भी हुए, लेकिन साथ ही साथ भावनात्मक एकीकरण की भी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि राजनीतिक रूप से हम भारत का जो नक्शा देख रहे हैं, इसकी बाहरी सीमाएं तो अंग्रेज़ों ने तय कर दी थी, लेकिन अंदरूनी सीमाएं जो हैं राज्यों की, इसको यदि हम केवल ऐसे ही खींच दें और राज्य की सीमा रेखाएं तय कर लें बिना विचार विमर्श के, बिना लोगों के सहयोग के, बिना लोगों के को इन्वॉल्व किए, तो भावनात्मक एकीकरण में दिक्कत होती। तो सरदार पटेल न केवल राजनीतिक एकीकरण चाहते थे, वे चाहते थे कि वहाँ निवास करने वाले जो लोग हैं, वे आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य तरह का विकास भी करें, और ऐसा करते हुए वे सामाजिक एकीकरण और मानसिक एकीकरण की प्रक्रिया में, भावनात्मक एकीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। लेकिन इस कार्य में सबसे बड़ी समस्या जो थी, यदि हम समस्याओं की बात करें, सरदार पटेल के लक्ष्य के बाद क्या समस्या थी, तो वो थी आर्थिक बाधा। बहुत बड़ी आर्थिक बाधा थी, और वो बाधा इस रूप में थी कि जो देशी रियासतें थीं, इनमें से अधिकतर आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थीं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थीं। वो खुद अपने शासन को, अपने क्षेत्र को रियासत के रूप में तो चला नहीं पा रहे थे, वे खुद अपना आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक विकास नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर से अब ये अपेक्षा कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, बिना आर्थिक मदद के उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ा कठिन काम था। पर ऐसी समस्या के निराकरण के लिए काफ़ी विचार विमर्श होता है, और सरदार पटेल 2 प्रकार की
पद्धतियों को प्रोत्साहित करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इन पद्धतियों के पालन अनुपालन से भावनात्मक एकीकरण, भावनात्मक एकता, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ेगी। और वे क्या थे? बाह्य विलय एवं आंतरिक संगठन। बाहर के विलय, जो विलय हुआ वो, और दूसरा आंतरिक संगठन, संगठनात्मक एकीकरण कैसे हो। बाह्य विलय में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बड़ा बनाया गया, या पड़ोसी राज्यों में विलय करके एक बड़ा राज्य बना दिया गया, ये कहलाया बाह्य विलय। मैं फिर से दोहरा दूं, बाह्य विलय में छोटी छोटी जो रियासतें एक दूसरे के निकट थी उनको जोड़ के एक राज्य बना दो, और या कोई सी बड़ी रियासत यदि आसपास है उस रियासत में इन छोटी को मिला दो और एक नए राज्य का गठन कर दो, तो इस प्रकार एक बड़ा राज्य बन जाएगा। ये एक प्रक्रिया थी। आंतरिक संगठन क्या था? आंतरिक संगठन के अंतर्गत इन राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी। कौन सी व्यवस्था? प्रजातांत्रिक व्यवस्था। तो बाह्य विलय से तात्पर्य है राजनीतिक एकीकरण, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था से तात्पर्य है भावनात्मक एकीकरण। दूसरे शब्दों में राज्य में निरंकुश शासन के स्थान पर अब जनता का शासन होगा। जनता का शासन अर्थात प्रजातांत्रिक व्यवस्था। तो इन सिद्धांतों के तहत सरदार पटेल ने कार्य करना शुरू किया, और ऐसा कार्य करते हुए विलय के बाद जो अगला कदम सरदार पटेल के सामने था, अगली चुनौती थी, वो थी राज्यों का निर्माण। और इस प्रक्रिया या इस सिद्धांतों के जरिए उन्होंने 4 प्रकार के राज्य बनाए। 4 प्रकार के राज्यों का उन्होंने निर्माण किया। पहला, क श्रेणी। क श्रेणी का नाम दिया उन्होंने क, जिसमें भारत के नक्शे में यदि आप देखें तो लगभग उत्तरी भारत के क्षेत्र आते हैं। जम्मू कश्मीर को यदि छोड़ दें तो, बड़े राज्यों में जम्मू कश्मीर को यदि छोड़ दें तो लगभग पूरब से पश्चिम तक के उत्तर भारत के क्षेत्र आते हैं, और उसे क श्रेणी के राज्य कहा गया। इसमें कौन कौन से थे? बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश। मुंबई भी एक राज्य था, याद रखेंगे। वो उस समय एक शहर नहीं था, शहर तो था ही, पर उस क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का जो राज्य के रूप में जिसे हम बोलते हैं, मुंबई का नाम एक राज्य भी था। तो बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, दक्षिण में मद्रास, फिर उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और अंत में पश्चिमी बंगाल, साथ में असम। असम से शुरू होकर असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बम्बई, ये आते थे क श्रेणी में। और दक्षिण भारत का एक क्षेत्र इसमें शामिल था, वो था मद्रास। तो आपकी जानकारी के लिए, दक्षिण भारत का एक ही क्षेत्र क श्रेणी में था, वो था मद्रास, जिसे वर्तमान में हम तमिलनाडु कहते हैं। मद्रास एक शहर का भी नाम है, लेकिन किसी समय में शहर के अलावा मद्रास एक भौगोलिक क्षेत्र का भी नाम था, जिस भौगोलिक राज्य का भी नाम था। अब दूसरी श्रेणी क्या थी? ख। ख की श्रेणी में कुछ मिक्स्ड तरह के नाम हैं। एक तो हैदराबाद, जिसे निज़ाम से सफलतापूर्वक ले लिया गया था। निज़ाम के विरोध के बावजूद सरदार पटेल को यहाँ पर पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद को भारत में विलय करना पड़ा। तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, नागपुर और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र, मैसूर, पटियाला पंजाब, पेप्सू भी इसी के सेंट्रल इंडिया के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, राजस्थान, दक्षिण में ट्रावनकोर और कोचीन। तो ये वाला जो ख क्षेत्र थे, ये एक तरह के मिक्स्ड तरह के राज्य थे, जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर,
मध्य भारत का क्षेत्र पेप्सू, मैसूर, पटियाला, राजस्थान और ट्रावनकोर और कोचीन दक्षिण में। ये हो गया ख। अब तीसरी श्रेणी थी ग। क ख के बाद अब ग। ग श्रेणी में कौन से आते थे? ग श्रेणी में कुछ शहरों के नाम थे और कुछ राज्यों के भी नाम थे, लेकिन छोटे छोटे, तुलनात्मक दृष्टि से छोटे। अजमेर जो राजस्थान में है, भोपाल मध्य भारत का मुख्य शहर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है, दुर्ग रायपुर के निकट का क्षेत्र, दिल्ली हिमाचल प्रदेश, कच्छ का क्षेत्र गुजरात से लगा हुआ, विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का एक हिस्सा, और मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा ये क्षेत्र ग में माने जाते थे। ग राज्य की श्रेणी में, ग श्रेणी के राज्य। अजमेर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, विंध्य प्रदेश, मणिपुर और ट्रावनकोर, मणिपुर और त्रिपुरा। अब अंतिम और चौथी श्रेणी जो थी वह कहलाती थी घ श्रेणी। घ श्रेणी में अंडमान निकोबार, इसको शामिल किया गया, इन दो द्वीपों को, और इसे घ श्रेणी का नाम दिया गया। इस प्रकार विलय के बाद रियासतों को भावनात्मक एकीकरण के मद्देनज़र, भावनात्मक एकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरीके से 4 श्रेणियां बनाई गईं, और राजनीतिक एकीकरण को ध्यान में रखते हुए इनकी सीमाएं इस तरीके से बनाई गई। जहाँ तक क और ख श्रेणी के राज्य हैं, इन राज्यों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी। वहाँ जो सरकार थी, बनाई गई थी या बनी थी या निर्वाचित होनी थी, उन सरकारों पर इन राज्यों को चलाने का पूरा दायित्व। किन राज्यों को? वे राज्य जो क और ख श्रेणी में आते थे। ग श्रेणी में जो राज्य थे उनके नियंत्रण का उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, और घ श्रेणी के राज्यों को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया। घ श्रेणी के राज्य को हमने एक ही राज्य देखा है, अंडमान निकोबार, उसे केंद्र सरकार के मातहत रख दिया गया। उसके कुछ विशेष कारण भी थे। देशी रियासतों के विलय का अब तो ये तरीका अख्तियार किया गया, और विलय के बाद उनकी सीमा निर्धारण का राज्यों के रूप में इस प्रकार किया गया, और परिणाम क्या हुआ कि इन राज्यों के मिश्रण से भारत संघ का निर्माण हुआ। एक बहुत शक्तिशाली संघ का निर्माण हुआ। संघ क्या है? राज्यों के समूह को संघ कहते हैं, और संघ ऐसा समूह रहता है, कहलाता है, जिसमें माना जाता है कि ये राज्य भारत में सम्मिलित हुए हैं और उनके अपने अधिकार हैं। भारत एक संघ है, ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार एक शक्तिशाली संघ का निर्माण और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में इस तरह के निर्माण की प्रक्रिया ने बहुत मदद की, और इसका सारा श्रेय, इसका सारा योगदान सरदार पटेल को जाता है। और जैसा मैंने बताया कि उन्हीं का अथक परिश्रम था, उन्हीं की सूझबूझ थी कि भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत के एकीकरण को संभव करने वाले एक ही व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जैसा मैंने कहा कि ये उन्होंने एक क्रांतिकारी तरीके से किया, और वो भी ऐसी क्रांति से जो रक्तहीन रही, और इसीलिए उनको क्या कहते हैं? 19वीं शताब्दी के जर्मनी के निर्माता बिस्मार्क, जिसने जर्मनी बनाया, और या इटली, वह भी कई रियासतों में बटा हुआ था पूर्व में, और बाद में उसका एकीकरण करने में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था कैवूर। आपकी पुस्तक में कहीं कैमूर लिखा है, वो है एक्चुअली कैवूर। तो भारत में सरदार पटेल को कई लोग
कैवूर और कई लोग बिस्मार्क कहते हैं, जो काम इन लोगों ने अपने अपने देश में किया, भारत में 20वीं शताब्दी में रक्तहीन क्रांति के तरीके से सरदार पटेल ने किया। इस प्रकार ये समस्या विलय की और विलय के बाद राज्यों के निर्माण की, देशी रियासतों के मिलन की समस्या का निराकरण होता है।